नमस्ते। दादरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को लेकर के चल रही है। हम लोग तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को एक श्रृंखला से पढ़ रहे हैं। पीछे की कक्षा में हम लोगों ने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के विषय में शरीर के अंग से संबंधित शब्दों के विषय में पढ़ा। आप लोग कोई भी अध्ययन कार्य हो, चूंकि हिंदी भाषा जो है वह शब्दों पर अधिक आधारित है। जितना ही अधिक आपका शब्दकोश मजबूत होगा, आपकी भाषा पर पकड़ उतनी ही अच्छी होगी। तो आप लोग चाहे तत्सम शब्द हुए, चाहे पर्यायवाची हुए, चाहे अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द हुए, कोई भी प्रकरण हुआ, आप लोग श्रृंखला के अनुसार पढ़ते जाएंगे, उसके आधार पर नोट बनाते जाएंगे, तो आपकी तैयारी को एक सजगता रहेगी कि हमारा कितना तैयार हुआ है, कितना बकाया है। तो पीछे की कक्षा में हम लोगों ने शरीर के अंग से संबंधित तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को देख लिया है। आइए आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरा श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। दूसरा श्रृंखला हमारा है वस्त्र और आभूषण से संबंधित शब्द। आज की कक्षा में हम लोग सबसे पहले वस्त्र और आभूषण से संबंधित तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के विषय में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वस्त्र क्या है। यह एक संस्कृत का शब्द है, तो इसकी गिनती हम किस में करेंगे? तत्सम शब्द में करेंगे। वस्त्र का जो तद्भव रूप होता है वह होता है वसन। वस्त्र का तद्भव रूप क्या होता है? वह होता है वसन। इसी प्रकार आभूषण क्या है? यह भी संस्कृत का एक शब्द है और यह एक तत्सम शब्द है। यह क्या है? यह एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है आभूषण। आभूषण एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होता है आभूषण। वस्त्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है वसन या वसन। आभूषण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है आभूषण। और शब्द एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो हम लोग पीछे भी इसको देख लिए थे। इसका तद्भव रूप होता है शब्द। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की कक्षा में हमारी चर्चा वस्त्र और आभूषण से संबंधित जो तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द हैं उसके विषय में चर्चा चलेगी। इसको हम हटा देते हैं और शब्दों के विषय में शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का युग्म लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द लिखेंगे, उसके पश्चात क्या लिखेंगे? उसका तद्भव शब्द लिखेंगे। तो वस्त्र और आभूषण से संबंधित पहला तत्सम शब्द है वह है अंगिका। अंगिका इसका पहला तत्सम शब्द है अंगिका। इसका तद्भव रूप होता है अंगिया। अंगिका इसका तद्भव रूप होता है अंगिया, जिसको आम बोलचाल की भाषा में चोली कहा जाता है। हालांकि अंगिका का तद्भव चोली नहीं होता है, चोली यहां हम समझने के लिए लिख रहे हैं। उसी प्रकार से चोली को हम हटा दे रहे हैं, चूंकि रहेगा तो कंफ्यूजन होगा। लेकिन अंगिका या अंगिया का मतलब चोली होता है। आप लोग इसको समझे रहिएगा। अगर अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो शब्द क्या होगा समझ में नहीं आएगा। हमारे पास जो दूसरा शब्द है वह है अंग प्रोष्ठा। हमारे पास जो दूसरा
शब्द है वह है हमारे पास जो दूसरा शब्द है वह है अंग प्रोक्षा, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है अंगोछा। हमारे पास जो दूसरा तत्सम शब्द है वह होता है अंग प्रोक्षा, और इसका तद्भव रूप होता है जो वह अंगोछा होता है। अंग प्रोक्षा के स्थान पर कहीं कहीं अंग प्रोक्षण और अंगोचन ऐसे भी शब्द पाए जाते हैं। हमारा जो तीसरा शब्द है वह है अलक्तक। हमारा जो तीसरा तत्सम शब्द है वह है अलक्तक। इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है आलता, या जिसको महावर कहा जाता है, जिसको महिलाएं अपने पैरों में लगाती हैं। तो हमारा पहला तत्सम शब्द है अंगिका, जिसका तद्भव रूप अंगिया होता है या चोली। दूसरा है अंग प्रोक्षा, जिसका तद्भव रूप होता है अंगोछा। तीसरा होता है अलक्तक, जिसका तद्भव रूप होता है आलता, यानी जो महिलाएं अपने पैरों में लगाती हैं। चौथा तद्भव शब्द है अंगुष्ठिका। चौथा जो तत्सम शब्द है, चौथा जो हमारे पास तत्सम शब्द है वह है अंगुष्ठिका, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है अंगूठी। उसका अंगुष्ठिका का तद्भव रूप क्या होता है? अंगूठी होता है। इसी प्रकार से अगला जो तत्सम शब्द होता है वह होता है अवगुंठन। अगला जो तत्सम शब्द होता है वह क्या होता है? वह होता है अवगुंठन, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है घूंघट। अवगुंठन तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है? घूंघट होता है। कहीं पर इसको ऊंठन भी कहा जाता है। घूंघट को ऊंठन भी कहा जाता है। फिर अगला तत्सम शब्द है, यह है आदर्शिका। यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और यह परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। तो अगला तत्सम शब्द क्या है? यह है आदर्शिका। इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है आरसी। आरसी का हिंदी अर्थ क्या होता है? यह होता है दर्पण। तत्सम शब्द है आदर्शिका, इसका तद्भव रूप होता है आरसी। आरसी का मतलब क्या होता है या आदर्शिका का अर्थ क्या होता है? वह होता है दर्पण। आप लोग यह मुहावरा सुने होंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। यानी अगर किसी ने अपने हाथ में कंगन पहन लिया है तो उसको दर्पण या आईने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आरसी का मतलब क्या होता है? दर्पण होता है। उसी प्रकार अगला तत्सम शब्द है आभूषण। इसका तद्भव रूप होता है आभूषण। अगला तत्सम शब्द क्या है? आभूषण है। इसका तद्भव रूप क्या होता है? आभूषण होता है। अगला तत्सम शब्द है उद्वर्तन। इसका तद्भव रूप होता है उबटन। अगला तत्सम शब्द क्या है? उद्वर्तन है और इसका तद्भव रूप होता है उबटन। यानी जो लेप शरीर पर लगा करके मालिश किया जाता है उसको उबटन कहा जाता है। फिर अगला तत्सम शब्द है उपवेष्टन। अगला तत्सम शब्द है उपवेष्टन और इसका तद्भव रूप होता है ओढ़ना। इसका तद्भव रूप क्या होता है? ओढ़ना होता है। जो वस्त्र ओढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? ओढ़ना कहते हैं। अगला तत्सम शब्द है कंकती। अगला तत्सम शब्द क्या है?
अगला तत्सम शब्द है कंकती। इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है कंघी। कंकती का क्या होता है? कंघी होता है। इसी प्रकार एक तत्सम शब्द है कंकड़। इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है कंगन। तत्सम शब्द है कंकड़। इसका तद्भव रूप होता है कंगन। उसी प्रकार से एक तत्सम शब्द है कंठिका। इसका तद्भव रूप होता है कंठी, यानी वह आभूषण जो कंठ में धारण किया जाता है उसको तत्सम शब्द में कंठिका कहा जाता है और तद्भव रूप उसका क्या होता है? कंठी होता है। आगे तत्सम शब्द है करपट। इसका तद्भव रूप होता है, इसका तद्भव रूप होता है कपड़ा। तत्सम शब्द होता है करपट। इसका तद्भव रूप होता है कपड़ा। उसी प्रकार तत्सम शब्द होता है कुंतल। इसका तद्भव रूप होता है कुंडल। कुंडल वह आभूषण होता है जो कान में धारण किया जाता है। तत्सम शब्द है कुंतल और तद्भव रूप होता है उसका कुंडल। तत्सम शब्द है कज्जल। इसका तद्भव रूप होता है काजल। कज्जल एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो तद्भव रूप होता है काजल। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है कल्यास। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है कल्यास। इसका तद्भव रूप होता है कलेवा। तत्सम शब्द क्या है? कल्यास है। इसका तद्भव रूप होता है क्या? कलेवा। उसी प्रकार तत्सम शब्द है करपास। कहीं कहीं पर करपास आता है तो कहीं कहीं पर कारपास आता है, यानी क के साथ आ की मात्रा आती है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका तद्भव रूप होता है कपास। करपास का तद्भव रूप क्या होता है? तो कपास का तद्भव रूप होता है करपास। उसी प्रकार तत्सम शब्द है काष्ठपाई। तत्सम शब्द क्या है? काष्ठपाई। इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है खड़ाऊ। काष्ठपाई इसका तद्भव रूप क्या होता है? खड़ाऊ, या कहीं कहीं पर अनुनासिक आता है, कहीं कहीं पर नहीं आता है, तो वैसे ही लिख लीजिए काष्ठपाई। इसका क्या होता है? खड़ा। इसका तद्भव रूप होता है खड़ाऊ। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है छौर। इसका तद्भव रूप होता है खौर, जिसको मुंडन भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? मुंडन भी कहा जाता है। यानी तत्सम शब्द है छौर। इसका तद्भव रूप होता है खौर। कहीं कहीं पर इसको मुंडन हम हटा दे रहे हैं, कहीं कहीं पर यह छौर इस रूप में भी आता है। तो खौर और छौर दोनों है। इसका मतलब होता है मुंडन या हजामत बनाना। अगला तत्सम शब्द है गुंठन, जिसका तद्भव रूप फिर लिख लीजिए क्या होता है? घूंघट। क्या होता है? घूंघट। यहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा, अवगुंठन का घूंघट होता है, और यदि गुंठन भी केवल आ जाए तब भी उसका तद्भव रूप क्या होता है? घूंघट होता है। छत्रक का तत्सम शब्द क्या होता है? छाता होता है। छत्रक का क्या होता है? छाता होता है। यह भी छात्रक
न पूछ करके छत्र के रूप में तद्भव रूप उसका छाता अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि छाता का जो तत्सम शब्द होता है वह छत्र न होकर के क्या होता है, छत्रक होता है। तरवार एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है तलवार। तरवार एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है तलवार। इसी प्रकार तिलक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है टीका। तिलक क्या है, तिलक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, टीका। एक शब्द है, देखिए छूट गया था, गह्वर। गह्वर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है घाघरा। गह्वर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है घाघरा। उसी प्रकार से नूपुर। नूपुर एक तत्सम शब्द है, नूपुर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है नेऊर। यानी नूपुर माने क्या होता है, पायल। तो नूपुर का तद्भव पायल नहीं होता है, नूपुर का तद्भव नेऊर होता है। नेऊर यानी नूपुर को क्या कहा जाता है, नूपुर को पायल कहा जाता है। नूपुर को क्या कहा जाता है, पायल कहा जाता है। उसी प्रकार से शब्द है द्विपट। शब्द क्या है, द्विपट। इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है दुपट्टा। द्विपट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है दुपट्टा। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है धौत। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द है धौत। इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है धोती। धौत एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है, इसका तद्भव रूप हो जाता है धोती। उसी प्रकार से पल्लव एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप होता है पल्ला। यह धोती या महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं उसके पल्ले से संबंधित है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को समझ पा रहे होंगे। हो सकता है कहीं पर एकाध वर्तनी में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि पुस्तकें छप कर आती हैं और मैंने भी पुस्तकों से ही लिया हुआ है। तो हो सकता है कहीं पर यदि कोई त्रुटि हो तो आप लोग उसको संशोधित कर लीजिएगा। हम लोग वस्त्र और आभूषण से संबंधित तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के विषय में देख रहे हैं। तो हम लोगों ने यहां तक देख लिया है। पल्लव माने क्या होता है, पल्ला होता है। उसी प्रकार से एक तत्सम शब्द है परिराह। परिराह उसका तद्भव रूप होता है पन्हा। यानी जो कपड़े का चौड़ाई होता है, अक्सर हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वहां पर जो दुकानदार होता है उससे पूछा जाता है कि इसका पन्हा कितना, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है। तो उसका परिराह का तद्भव रूप क्या होता है, पन्हा होता है। उसी प्रकार से बिंदु एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बिंदी होता है। बिंदु एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बिंदी होता है। उसी प्रकार मणिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका तद्भव रूप होता है मनका। मणिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है मनका। उसी प्रकार से माल्य एक तत्सम शब्द है और इसका
तद्भव रूप क्या होता है? माला। हम लोग अक्सर देखते हैं शब्द क्या आता है? माल्यार्पण। माल्यार्पण, तो इसका जब संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो शब्द बनता है माल्य धन अर्पण। तो माल्य क्या हो गया? माल्य एक तत्सम शब्द हो गया जिसका तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव रूप होता है माला। माल्य क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? माला। इसी से माल्य धन अर्पण से शब्द क्या बना है? माल्यार्पण बना है, जिसका इस समय बहुत प्रयोग होता है। कोई भी उत्सव होता है या कोई भी आयोजन होता है तो उसमें माल्यार्पण की रीत निभाई जाती है। तो माल्य माने क्या होता है? माला होता है। माल्य माने क्या होता है? माला होता है। उसी प्रकार अगला तत्सम शब्द है वह है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत, इसका मतलब क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है जनेऊ। इसका तद्भव रूप क्या होता है? यज्ञोपवीत का तद्भव रूप होता है जनेऊ। अज्ञोपवीत भी गुण संधि का उदाहरण है। यह होता है यज्ञ धन उपवीत। यज्ञ धन उपवीत से क्या बनता है? यज्ञोपवीत बनता है। यज्ञोपवीत का तद्भव रूप क्या होता है? तो यज्ञोपवीत का तद्भव रूप होता है जनेऊ। यह एक गुण स्वर संधि का उदाहरण है जिसका संधि विच्छेद होता है यज्ञ धन उपवीत। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है वह है रक्षिका। रक्षिका, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है राखी। जो राखी का या रक्षाबंधन का त्योहार आता है उसी से रक्षिका तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है राखी। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है श्रृंगार। इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है श्रृंगार। तत्सम शब्द है श्रृंगार। इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप हो जाता है श्रृंगार। उसी प्रकार तत्सम शब्द है पर्यंक। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है पर्यंक। इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है पलंग। तत्सम शब्द है पर्यंक। इसका तद्भव रूप होता है पलंग। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है विभूत। इसका तद्भव रूप होता है भभूत। विभूत एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है भभूत। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है लिंगपट। इसका तद्भव रूप होता है ये लिखा है राम उस स्क्रिप्ट में जिसमें अवधि भोजपुरी लंगोट। लिंगपट एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है लंगोट। लिंगपट क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? लंगोट। उसी प्रकार से यष्टि एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है लाठी। ये लिखा है राम उस स्क्रिप्ट में जिसमें अवधि भोजपुरी। यष्टि एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है लाठी। कहीं कहीं पर लाठी के लिए लगुड़, चूंकि लगुड़ माने होता है लकड़ी और यष्टि माने होता है लाठी, तो लकड़ी की लाठी के लिए लगुड़ यष्टि का प्रयोग होता है। तो अगर लगुड़ यष्टि करके पूछा जाएगा तब भी क्या होगा? लाठी माना जाएगा। अगला तत्सम शब्द है हार। इसका तद्भव रूप होता है हार। अगला तत्सम शब्द क्या है? हार। इसका तद्भव रूप होता है
हार। तत्सम शब्द है सटिका, इसका तद्भव रूप होता है साड़ी। साड़ी जो महिलाएं पहनती हैं उसका जो तत्सम शब्द होता है वह होता है सटिका। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है मुकुट, इसका तद्भव रूप होता है मोर। तत्सम शब्द है मुकुट, इसका तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव रूप होता है मोर। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है मुद्रिका, इसका तद्भव रूप होता है मुंदरी। तत्सम शब्द है मुद्रिका, इसका तद्भव रूप होता है मुंदरी। तत्सम शब्द है दंत धावन। तत्सम शब्द क्या है? दंत धावन है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है दातून। दंत धावन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है दातून। उसी प्रकार युक्त एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप जोड़ा होता है और यह जूता के लिए भी आता है। यानी युक्त एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप जोड़ा के लिए या जूता के लिए आता है। अगला जो तत्सम शब्द है वह है कुंजिका। कुंजिका, और यह इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है कुंजी के लिए। तत्सम शब्द है कुंजिका, यह किसके लिए प्रयोग होता है? यह प्रयोग होता है कुंजी के लिए। इसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है शय्या, इसका तद्भव रूप होता है सेज। अगला तत्सम शब्द क्या है? यह है शय्या, इसका तद्भव रूप होता है सेज। अगला तत्सम शब्द है शेखर। अगला शब्द है शेखर, इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो शेखर का तद्भव रूप सेहरा होता है। शेखर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप सेहरा होता है। अगला चूंकि अगला तत्सम शब्द क्या है? जुटिका। जुटिका, इसका तद्भव रूप होता है जूड़ा या चोटी। जुटिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है जूड़ा या चोटी। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है परिधान। तत्सम शब्द क्या है? परिधान, इसका तद्भव रूप होता है पहिरान। तत्सम शब्द क्या है? परिधान है, इसका तद्भव रूप होता है परिधान। आगे तत्सम शब्द है तत्सम शब्द है। यहाँ तो जगह की कमी है, हम इसको यहीं पर हटा देते हैं और इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अभी आगे और कुछ शब्द बचे हुए हैं। वस्त्र और आभूषण से संबंधित शब्द
तो हम लोगों ने देखा अंगिका का मतलब होता है अंगिया, अंगिया मतलब चोली होता है। फिर इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आदर्शिका है, यानी आरसी। आरसी का मतलब होता है दर्पण। यह परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अभी इसको हम हटा देते हैं और कुछ शब्द जो बचे हुए हैं उसको फिर से लिख लिया जाता है। हम लोग तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग वस्त्र एवं आभूषण के विषय में जो तत्सम शब्द हैं और तद्भव शब्द हैं उसके विषय में लिखा जा रहा है। हमने कुछ शब्दों को लिख लिया है, आइए देख लें। अगला तत्सम शब्द है पाद प्रोक्षण या पाद प्रोक्षण। इसका मतलब होता है पाव पोछना, पाव पोछन। पाद प्रोक्षण या पाद प्रोक्षण शब्द होता है, इसका मतलब होता है पाव पोछन, या इसको हम लोग कहीं कहीं पर पावोक्षा भी, कहीं कहीं पर यह पावोक्षा के रूप में भी पाया जाता है। अगला तत्सम शब्द है ऊर्ण। ऊर्ण का तद्भव रूप क्या होता है, ऊर्ण का तद्भव रूप होता है ऊन। ऊर्ण का तद्भव रूप क्या होता है, ऊन। उसी प्रकार तत्सम शब्द है पटी। पटी का तद्भव रूप क्या होता है। अगला तत्सम शब्द है पटी। पटी का तद्भव रूप होता है पड़ी। पड़ी, पटी मतलब क्या होता है, पट माने होता है कपड़ा, पटी माने क्या होता है, कपड़ा। पटी का तद्भव रूप क्या पाया जाता है, पटी का तद्भव रूप पाया जाता है कपड़ा के रूप में। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है मेखला। तत्सम शब्द जो है क्या, मेखला। इसका तद्भव रूप होता है मेहला। और मेखला का हिंदी में क्या अर्थ होता है, तो मेखला को हिंदी में करधन कहा जाता है। मेखला को हिंदी में क्या कहा जाता है, करधन कहा जाता है। अगला शब्द है मुक्ता या मौक्तिक। मुक्ता या मौक्तिक, मुक्ता या मौक्तिक, इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है मोती। मुक्ता या मौक्तिक, इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है मोती। उसी प्रकार तद्भव शब्द है मुक्ता या मोती। उसी प्रकार तत्सम शब्द है उच्च शीर्ष। उच्च शीर्ष तत्सम शब्द क्या है, उच्च शीर्ष। इसका मतलब तद्भव क्या होता है, इसका तत्सम रूप, तद्भव रूप होता है उशीस। उशीस माने क्या होता है, ये तकिया। यह उच्छीस किससे मिलकर बना है, तो यह उत कह लीजिए या उद्धन शीर्ष। यह क्या है, यह व्यंजन संधि के द्वारा बना है। उत्धन शीर्ष या उच्च उद्धन, उत्धन शीर्ष दोनों सही है। उत्धन शीर्ष या उद्धन शीर्ष बराबर क्या होता है, उच्छीर्ष होता है। उच्छीर्ष का जो तद्भव रूप होता है वह होता है उशीस। उशीस का मतलब क्या होता है, उशीस का मतलब होता है तकिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने वस्त्र और आभूषण से संबंधित जहाँ तक भी हमको प्राप्त हो पाया उसका तत्सम शब्द और तद्भव शब्द लिख लिए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पुनः आग्रह है कि आप लोग यदि अपने अध्ययन कार्य को और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसी प्रकार से श्रेणीवार तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को लिखिए, और अन्य कहीं से भी जिस भी स्रोत से आपको मिले, जो स्रोत विश्वसनीय हो, उसमें से
आप लोग अपने शब्दकोश को और सुदृढ़ करते जाएं, उसको क्या करते जाएं और उसको आप लोग उसमें शब्दों को जोड़ते जाएं ताकि वह क्या हो, वह आपके लिए और प्रभावी हो। तो हम लोगों ने दूसरा जो भाग हुआ तत्सम और तद्भव शब्द का, तो हम लोगों ने वस्त्र और आभूषण के विषय में अध्ययन कर लिया। अब आइए अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। पुनः एक बार पढ़ देते हैं। पाद प्रोक्षण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पाव पोषण होता है या कहीं पर पावक्षा लिखा रहता है। ऊन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है ऊन। पटी माने होता है कपड़ा, इसका तद्भव रूप होता है पड़ी। मेखला माने होता है करधन, इसका तद्भव रूप होता है मेहला। उसी प्रकार मुक्ता या मौक्तिक है, यह आभूषण होता है, इसका तद्भव रूप होता है मोती। उसी प्रकार उच्छीस तकिया होता है जिसका तद्भव रूप होता है उसीस। तो हम लोगों ने वस्त्र और आभूषण से संबंधित इतने तत्सम और तद्भव शब्द मिले, इनको लिख लिए। आइए हम लोग अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सगे संबंधियों के विषय में तत्सम और तद्भव शब्द। तो हमारे जो अध्ययन का बिंदु है वह है अब हम लोग वस्त्र और आभूषण से संबंधित तत्सम और तद्भव शब्द को देख लिए हैं। आगे कक्षा को बढ़ाते हैं और तीसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं सगे संबंधियों से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द। इस प्रकार के वर्गीकरण में हम लोग सगे संबंधियों से जो संबंधित तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला जो शब्द मिलता है वह होता है अम्बा। अम्ब या अम्बा, कहीं कहीं पर अम्बा आता है, कहीं कहीं पर अम्बा आता है। अम्बा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, जिसका तद्भव रूप होता है अम्मा। अम्बा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, तद्भव रूप होता है अम्मा। उसी प्रकार से आत्मन एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है आप। आत्मन एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है आप। उसी प्रकार से अमित्र, यह देखने में ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, अ का मतलब होता है नहीं और मित्र का मतलब होता है जो मित्र न हो। इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है अमित, यानी अमित्र का तद्भव रूप होता है अमित। अमित मतलब होता है शत्रु। यहाँ मैं पे दीर्घ ई की मात्रा है। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है एकल पुत्र। तत्सम शब्द है एकल पुत्र, इसका तद्भव रूप होता है इकलौता। तत्सम शब्द क्या है, एकल पुत्र है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है इकलौता। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है कुपुत्र, इसका तद्भव रूप होता है कपूत। तत्सम शब्द होता है कुपुत्र, इसका तद्भव रूप क्या होता है, तद्भव रूप होता है कपूत। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है कुमार, इसका तद्भव रूप होता है कुंवर। कहीं पर वैर आता है
तो कहीं कहीं पर ए रहता है, यानी कुंवर या कुंवर। इसी प्रकार से तत्सम शब्द है आचार्य, इसका तद्भव रूप होता है आचारज। तत्सम शब्द है आचार्य, इसका तद्भव रूप होता है आचारज। इसी प्रकार से तत्सम शब्द है गृहिणी, इसका तद्भव रूप होता है घरनी। तत्सम रूप होता है गृहिणी, है पे ह्रस्व ई की मात्रा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तत्सम शब्द है गृहिणी, इसका तद्भव रूप होता है घरनी। कबीरदास भी ने कहा है बिन घरनी घर भूत का डेरा, यानी बिना घरनी यानी गृहिणी के घर क्या होता है, घर भूत का डेरा होता है। तो गृहिणी का तद्भव रूप क्या होता है घरनी। बिन घरनी घर भूत का डेरा, यानी बिना गृहिणी के घर क्या होता है, घर भूत का डेरा होता है। अगला तत्सम शब्द है चेटक, इसका तद्भव रूप होता है चेला, यानी गुरु चेला वाला। तत्सम शब्द है चेटक, तद्भव रूप होता है चेला। अगला तत्सम शब्द है ज्येष्ठ, इसका तद्भव रूप होता है जेठ। तत्सम शब्द है ज्येष्ठ, इसका तद्भव शब्द है जेठ। तत्सम शब्द है ज्येष्ठान। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द है ज्येष्ठान, इसका तद्भव रूप होता है जेठानी। तत्सम शब्द है ज्येष्ठान, कहीं कहीं पर ह्रस्व ई की मात्रा है और दीर्घ ई की मात्रा ज्येष्ठानी में दोनों पाया जाता है। तो ज्येष्ठानी का मतलब क्या होता है, जेठानी होता है। इसी प्रकार से तत्सम शब्द है जमात्री या जमाता। जमात्री या जमाता, इसका तद्भव रूप होता है जमाई, कहीं कहीं पर जमाई भी लिखा जाता है। जमात्री या जमाता तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है जमाई। यहाँ आप लोग इस बात को समझ लीजिए, मैंने तत्सम शब्द की अवधारणा के विषय में जब चर्चा करा था तो हम लोगों ने उस पर चर्चा किया था कि कुछ तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत में तो दूसरे रूप में पाए जाते हैं। जैसे उसमें क्या था, पितृ था, मातृ था, भ्रातृ था, उसमें जामातृ था, यानी जिनके अंतिम में री की मात्रा आती है। ऐसे तत्सम शब्द क्या हुए, इनका हिंदी में जो रूप प्रयोग में होता था वह क्या होता था, वह प्रथमा विभक्ति का वह क्या प्रयोग होता है, वह प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, मूल शब्द संस्कृत में क्या है, पितृ है। मूल शब्द संस्कृत में क्या है, पितृ है। लेकिन जब इसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिखेंगे तो यह क्या किस रूप में चलता है, पिता, पितरौ, इस रूप में चलता है। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, पिता। तो पिता भी क्या होता है, एक तत्सम शब्द होता है। मातृका ऐसे ही माता, भ्रातृका भ्राता और जामातृका जमाता, यानी यह लोग माने इस प्रकार के शब्द जिसके अंत में ह्रस्व ई आता है। ऐसे 4-5 शब्द ह्रस्व री की मात्रा आती है। इनका जो तत्सम रूप होता है वह प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है।
यानी जमात्र तो संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन जमात्र का जो तत्सम शब्द होता है वह जमाता के रूप में आता है। तो जमाता का जो तद्भव रूप होता है वह जमाई होता है। उसी प्रकार पितृ शब्द जो होता है वह संस्कृत में पिता के लिए मूल रूप में प्रयोग आता है, लेकिन तत्सम रूप में यानी जो हिंदी में पितृ का रूप प्रयोग किया गया वह पिता के रूप में प्रयोग किया गया, मातृ का माता के रूप में, भ्रातृ का भ्राता के रूप में। क्यों? क्योंकि इन शब्दों का प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसीलिए जमात्र भी तत्सम शब्द है और जमाता भी तत्सम शब्द है, पितृ भी तत्सम शब्द है और पिता भी तत्सम शब्द है। बहुत से पुस्तकों में मैंने देखा कि पितृ को लोग तत्सम शब्द मानते हैं, जबकि पिता को लोग तद्भव रूप मानते हैं, जबकि यह क्या है, यह शुद्ध नहीं है। उसी प्रकार से चलिए, उसी प्रकार से अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है ज्ञात गृह। अगला शब्द क्या है? ज्ञात गृह है। यह एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है नैहर। ज्ञात गृह एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? नैहर होता है। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है द्विवर, जिसका तद्भव रूप होता है देवर। हालांकि द्विवर दूसरे अर्थों में प्रयोग होता था, लेकिन देवर शब्द अब जो है वह दूसरे अर्थ में प्रयोग हो गया। हालांकि यह एक चर्चा का विषय नहीं है। इसी प्रकार से अगला शब्द है दोहित्र। अगला जो तत्सम शब्द है वह है दोहित्र। इसका तद्भव रूप होता है दोहिता। दोहिता तत्सम शब्द है दोहित्र, इसका तद्भव रूप होता है दोहिता या दोहता। इसको क्या कहा? दोहता, या इसको दोहता भी लिख लीजिए। यह क्या होता है? यह होता है पुत्री का पुत्र। क्या होता है? पुत्री का पुत्र। दोहित्र माने क्या होता है? दोहित्र माने होता है दोहता या दोहिता। यह क्या होता है? यह कौन सा रिश्ता होता है? यह होता है पुत्री का पुत्र। उसी प्रकार से अगला शब्द है, इस पे विद्या देखिए, कहीं दोहित्र आता है तो कहीं दोहित्र भी आता है। अगला शब्द है दोहित्री। अगला शब्द है दोहित्री। इसका तद्भव रूप होता है दोहिती। तत्सम शब्द है दोहित्री। इसका तद्भव रूप होता है दोहिती, यानी पुत्री की पुत्री। दोहित्री को क्या कहते हैं? इसको पुत्री की पुत्री को दोहित्री कहते हैं। यह क्या होता है? यह होता है पुत्री की पुत्री। उम्मीद है कि सगे संबंधियों से संबंधित यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला तत्सम शब्द है दुर्लभ। अगला तत्सम शब्द क्या है? दुर्लभ। दुर्लभ का तद्भव रूप होता है दूल्हा। दुर्लभ एक तत्सम शब्द है। दुर्लभ क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होता है दूल्हा। अगला शब्द है ननाद्रिपति। अगला शब्द है ननाद्रिपति। ननाद्रिपति, ननाद्रिपति। इसका तद्भव रूप जो होता है वह होता है नंदोई। ननाद्रिपति माने क्या होता है? नंदोई। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिएगा कि ननाद्रि माने क्या होता है? ननाद्रि माने होता है ननद। ननाद्रि माने क्या होता है? तो ननाद्रि माने हो जाता है ननद। और ननाद्रिपति माने क्या होता है? ननाद्रिपति माने हो जाता है नंदोई। ननाद्रिपति माने क्या हो जाता है? नंदोई। इसी प्रकार से एक शब्द है नप्त्रिक।
नप्त्रिक क्या है? नप्त्रिक एक नप्त्रिक क्या है? नप्त्रिक एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है नाती। नप्त्रिक एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होता है नाती। उसी प्रकार से नप्त्रिका एक तत्सम शब्द है। नप्त्रिका क्या है? नप्त्रिका एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होता है नातिन। नाती क्या होता है? नाती होता है पुत्र का पुत्र। नाती क्या होता है? पुत्र का पुत्र। जबकि दोहिता क्या होता है? पुत्री का पुत्र। यानी नाती और दोहिता में अंतर होता है। यानी पुत्री का पुत्र दोहिता, नाती पुत्र का पुत्र। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है परपौत्री। परपौत्री माने क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है परपोती। परपौत्री एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होता है परपोती। उसी प्रकार से परपौत्र। परपौत्र का क्या होता है? परपोता। परपौत्र एक परपौत्री। इसका तद्भव रूप होता है परपोती। उसी प्रकार से परपौत्र है। इसका तद्भव रूप होता है परपोता। फिर है पौत्र। पौत्र एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होता है पोता। पौत्र एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होता है पोता। उसी प्रकार से पौत्री एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होता है पोती। पौत्री क्या है? पौत्री एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होता है पोती। पौत्री की जगह पर कहीं कहीं कभी कभी पौत्रिका, ठीक है, पौत्री के जगह पर कहीं कहीं पर पौत्रिका शब्द का भी प्रयोग मिलता है। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है प्रतिवेशी। तत्सम शब्द क्या है? प्रतिवेशी। इसका तद्भव रूप होता है पड़ोसी। प्रतिवेशी क्या है? प्रतिवेशी एक तत्सम शब्द है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव रूप होता है पड़ोसी। तत्सम शब्द है पुत्रवधू। इसका तद्भव रूप होता है पतोहू। हालांकि यह जो हिंदी के शब्द हैं, यानी तत्सम के शब्द माने हिंदी के शब्द, यह बोली के प्रभाव के कारण कहीं कहीं पर कुछ थोड़े से अलग रूप में बोले जाते हैं। जैसे कहीं पर पतोहू बोली जाती है तो कहीं पर पुतूहू बोली जाती है। तो इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। यानी पुत्रवधू माने क्या होता है? पतोहू होता है। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है बालिका। अगला तत्सम शब्द है बालिका। इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका बालिका का तद्भव रूप होता है बारी। इसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है प्रिय। प्रिय का तद्भव रूप होता है पिया। प्रिय एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप प्रिया होता है, पिया होता है या पिय या
पिया, यानी पति से अर्थ लिया जाता है। प्रिय एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप पिय या पिया होता है। अगला तत्सम शब्द है पितृस्वसा। तत्सम शब्द है पितृस्वसा। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है पितृस्वसा। इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है बुआ। पितृस्वसा का तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव रूप होता है बुआ। उसी प्रकार से तद्भव शब्द है प्रागुण। तद्भव शब्द क्या है? प्रागुण। इसका तद्भव रूप होता है पाहुना या पहुना, कहीं कहीं पर कहा जाता है, यानी जो हमारे घर पर अतिथि आ जाते हैं उन्हें प्रागुण कहा जाता है। तत्सम शब्द में उसका पाहुन, पाहुना या पहुना तीनों होता है, पाहुन, पाहुना या पहुना। तो आप लोग जिस भी प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछेंगे आएंगे उसी हिसाब से आप लोग इसको देख लेंगे। अगला तत्सम शब्द है पितृ। हालांकि हमने बताया कि पितृ जो होता है वह मूल रूप में होता है। हिंदी में यह तत्सम शब्द पिता के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका तद्भव रूप होता है पियू। तद्भव रूप क्या होता है? पियू होता है। आप लोग यदि पंजाब क्षेत्र से संबंधित रखते हो या कभी गए हो तो वहाँ पिता को पियो कहा जाता है, यानी पितृ तो संस्कृत का मूल शब्द है लेकिन तत्सम रूप हिंदी में पिता है और तद्भव उसका क्या बोला जाता है? पियू बोला जाता है। आप लोग पंजाब क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पियो पिता को पियो के रूप में बोला जाता है। अगला तत्सम शब्द है पितृगृह, यानी पिता का घर जिसको पीहर कहा जाता है। तद्भव रूप में पितृगृह का तद्भव रूप क्या होता है? तो वह होता है पीहर होता है। तत्सम शब्द है भगिनी। तद्भव रूप होता है बहन। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है भगिनी। तद्भव रूप क्या है? तो तद्भव रूप है इसका बहन। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है भग्नीपति। भग्नीपति तद्भव रूप है बहनोई। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है भग्नी। तद्भव रूप है उसका बहन। तत्सम शब्द है भग्नीपति, तो तद्भव रूप उसका क्या हो गया? बहनोई। इसी प्रकार से भ्रातृ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है भाऊ। भातृ माने भाई होता है और भाऊ माने भी क्या होता है? भाई होता है। भ्रातृ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है भाऊ। उसी प्रकार से भ्रातृ मूल शब्द है। भ्राता जो है वह तत्सम का शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है भाऊ या भाई। कहीं कहीं पर भाऊ बोला जाता है, कहीं कहीं पर भाई बोला जाता है। यानी भ्रातृ मूल शब्द है, भ्राता तत्सम शब्द है और तद्भव रूप है भाई, या कहीं कहीं पर इसको भाऊ बोला जाता है। कहीं कहीं पर क्या बोला जाता है? भाऊ बोला जाता है। तत्सम शब्द है मातुल। तत्सम शब्द है मातुल। इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है मामा। तत्सम शब्द है मातुल। इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है मामा। मातुल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है मामा। उसी प्रकार से मातुलानी। मातुलानी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है मामी।
मातुलानी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? मामी। उसी प्रकार से मित्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है मीत। मित्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है मीत, या कहीं कहीं पर मीता भी लिखा जाता है। कहीं कहीं पर बोलने के दृष्टि से इसको मित्र का मीत या मीता भी बोला जाता है। अगला तत्सम शब्द है, अगला तत्सम शब्द है भ्रातृजाया। अगला तत्सम शब्द क्या है? अगला तत्सम शब्द है भ्रातृजाया, जिसका तद्भव रूप होता है भावज, या कहीं कहीं पर इसको भौजाई भी बोला जाता है। अगला तत्सम शब्द क्या है? भ्रातृजाया है, यानी भाई की जाया, यानी भाई की पत्नी, जिसको कुछ प्रदेशों में, कुछ क्षेत्रों में भावज बोलते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में इसको भौजाई बोला जाता है। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है भ्रातृजय। अगला तत्सम शब्द क्या है? भ्रातृजय होता है, यानी जो भाई से जन्म लेता हो उसको क्या कहते हैं? वह है भतीजा। भ्रातृजय माने, भ्रातृजय क्या होता है? एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? भतीजा होता है। इसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है भ्रातृजा। भ्रातृजा, इसका तद्भव रूप होता है भतीजी। भ्रातृजय, भ्रातृजय माने भ्रातृजय का तद्भव रूप भतीजा होता है, जबकि भ्रातृजा का तद्भव रूप होता है भतीजी। उसी प्रकार से भागिने, यानी भागिने, जब भगिनी में हम लोग यह प्रत्यय जोड़ेंगे, जब लोग प्रत्यय पर चर्चा करेंगे तो उम्मीद है कि इस शब्द का भी वहां पर चर्चा होगा। जब भगिनी में यह प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? भागिनेय बनता है, जिसका तद्भव रूप होता है भानजा। कहीं पर भानजा लिखा जाता है तो कहीं पर भांजा लिखा जाता है, यानी कुछ क्षेत्रों में यह भानजा बोला जाता है तो कुछ क्षेत्रों में यह भांजा बोला जाता है। यानी हम लोग भगनी में जब यह प्रत्यय लगाएंगे तो वह क्या शब्द बनेगा? वह बनेगा भागिने। भागिने को कुछ क्षेत्रों में भानजा के रूप में बोला जाता है तो कुछ क्षेत्रों में भांजा या भानजा। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है मातृका। अगला तत्सम शब्द क्या है? अगला तत्सम शब्द है मातृका। इसका तद्भव रूप होता है मैया। तत्सम शब्द है मातृका, इसका तद्भव रूप होता है मैया। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है वर यात्रा। तत्सम शब्द है वर यात्रा, तद्भव रूप होता है बारात। तत्सम शब्द है वर यात्रा, तद्भव रूप होता है बारात। कई लोग इसको बारात लिखते हैं, बारात का अर्थ दूसरा होता है, बारात सही शब्द होता है। वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से यह शब्द कई बार फंसा देता है। उसी प्रकार से अगला शब्द है वत्स। इसका तद्भव रूप होता है बच्चा। वत्स एक तद्भव शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है बच्चा। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है विवाह। इसका तद्भव रूप होता है बियाह, या कुछ क्षेत्रों में इसको ब्याह भी बोला जाता है। यानी विवाह एक तत्सम शब्द है, इसको कहीं कहीं पर बियाह बोला जाता है
तो कहीं कहीं पर ब्याह बोला जाता है। तो हम लोगों ने सगे संबंधियों से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द के विषय में इतने शब्दों पर चर्चा करा। अम्बा का अम्मा, आत्मन का आप, अमित्र का अमित, एकल पुत्र का इकलौता, कुपुत्र का कपूत, कुमार का कुंवर या कुंवर, कहीं कहीं पर हुआ है तो कहीं ए रहता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आचार्य का आचारज, गृहिणी का घरनी, चेटक का चेला, ज्येष्ठ का जेठ, ज्येष्ठानी का जेठानी, कहीं पर ह्रस्व की मात्रा होती है, कहीं पर दीर्घ भी मिलता है। जमात्री या जमाता का जमाई, ज्ञातिगृह चेटक का ज्ञातिगृह का नैहर, द्विवर का देवर, दोहित्र का दोहिता या दोहता यानी पुत्री का पुत्र, दोहित्री का देखिए कहीं कहीं पर दोहित्री आता है, कहीं कहीं पर दोहित्री भी आता है। दोहित्री यानी पुत्री का पुत्री, दुर्लभ का दूल्हा, नाद्रिपद का तद्भव नंदोई, ननाद्रि का ननद, नप्त्रिक का नाती, नप्त्रिका का नातिन, परपौत्री का परपोती, परपौत्र का परपोता, पौत्र का पोता, पौत्री का पोती, प्रतिवेशी का पड़ोसी, पुत्रवधू का पतोहू या पुतोहू कहा था, बालिका का बारी, प्रिय का पियु या पिया, प्रीत स्वसा का बुआ, प्राघूण का पाहुन या पहुना, पितृ या पिता का पियु, पितृगे का पीहर, भगनी का बहन, भगनीपति का बहनोई, भातृ का भाऊ या भाई, भातृ या भ्राता का भाई या भाऊ, मातुल का मामा, मातुलानी का मामी, मित्र का मीत, भ्रातृजाया का भावज या किसी क्षेत्रों में भौजाई बोला जाता है, भातृजय का भतीजा, भातृजा का भतीजी, भागिनेय का भांजा या भांजा, मातृका का मया, वर यात्रा का बारात, बारात मत लिखिएगा बारात, वत्स का बच्चा, विवाह का ब्याह या ब्याह। तो हम लोगों ने इतने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के विषय में चर्चा करा जो किससे हैं, जो सगे संबंधियों से संबंधित हैं। तो आइए हम लोग इसमें और कुछ शब्दों को जोड़ लेते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और जितना शब्द मैं लिखवाता हूं आप लोग प्रयास करिए कि उससे अधिक शब्द भी आप लोग उसको इसमें जोड़ लीजिए, ताकि परीक्षा में कहीं से भी कोई संशय, कोई भी गलती रहने का चांस न रह जाए। तो आइए हम लोग इसको हटा देते हैं। हिंदी मुख्यतः शब्दों पर आधारित होती है। आपका जितना ही हिंदी में शब्दकोश मजबूत रहेगा, आप हिंदी को उतने ही बढ़िया तरीके से अभिव्यक्त कर पाएंगे। यदि आपका शब्दकोश, शब्दों के विषय में आपका ज्ञान अधूरा रहेगा, कम रहेगा, तो आप लोग अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे हिंदी को। इसीलिए हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में आप लोगों को अपना शब्दकोश बढ़ाना रहता है। शब्दकोश आपका सही रहेगा तो हिंदी व्याकरण में, साहित्य में आप लोगों की पकड़ काफी मजबूत हो जाएगी। तो आइए अपनी कक्षा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सगे संबंधियों से संबंधित और भी जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। अगला तत्सम शब्द है बधू। इसका तद्भव रूप क्या होता है? बहु। तत्सम शब्द है बधू, इसका तद्भव रूप होता है बधू। अगला तत्सम शब्द है बधूटिका। अगला तत्सम शब्द क्या है? बधूटिका, जिसका तद्भव रूप होता है बहुरिया। तत्सम शब्द क्या होता है? बधूटिका, उसका तद्भव रूप होता है बहुरिया। बहुरिया वह स्त्री होती है जिसकी नई नवेली शादी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको बहुरिया कहा जाता है। यानी बधूटिका का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है बहुरिया। अगला तत्सम शब्द है स्वसुर, इसका तद्भव रूप होता है ससुर।
स्वसुर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है ससुर। इसी प्रकार है स्वसुरालय, स्वसुरालय इसका तद्भव रूप क्या होता है ससुराल। ससुरालय का तद्भव रूप क्या होता है ससुराल। यानी हम लोग यहां से समझ सकते हैं ससुर का तद्भव शब्द क्या हो गया ससुर, ससुर का ससुर, आलय का आल। तो कहीं पर भी अगर आलय शब्द आता है और हमको उसका तद्भव नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको आल से समझ लेंगे, उसको क्या करेंगे आल से लगा लेंगे। अगला तत्सम शब्द है श्वश्रु। तत्सम शब्द क्या है श्वश्रु, इसका तद्भव रूप होता है सास। तत्सम शब्द क्या है तत्सम शब्द है श्वश्रु, इसका तद्भव रूप होता है सास। अगला तत्सम शब्द है श्यालक, इसका तद्भव रूप होता है साला। श्यालक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है साला। उम्मीद है कि इन सब रिश्ते नातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हम लोग समाज में जो रिश्ते नाते चलते हैं उसको हम लोग समझ पाते होंगे। अगला तत्सम शब्द है श्याली। तत्सम शब्द है क्या श्याली, इसका तद्भव रूप होता है साली। तत्सम शब्द है श्याली, इसका तद्भव रूप होता है साली। तत्सम शब्द है शिष्य, इसका तद्भव रूप होता है सिख। तत्सम शब्द क्या है तत्सम शब्द है शिष्य, इसका तद्भव रूप होता है सिख। तत्सम शब्द है सपत्नी, इसका तद्भव रूप होता है सौत। तत्सम शब्द क्या है सपत्नी है, इसका तद्भव रूप क्या होता है सौत होता है। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है सौभाग्य। तत्सम शब्द क्या है तत्सम शब्द है सौभाग्य, इसका तद्भव रूप क्या होता है सुहाग। तत्सम शब्द क्या होता है तत्सम शब्द होता है सौभाग्य, इसका तद्भव रूप होता है क्या सुहाग। तत्सम शब्द है सखी। तत्सम शब्द है सखी, तद्भव रूप होता है सही, जिसको सहेली कहा जाता है। तत्सम शब्द है सखी, इसका तद्भव रूप जो होता है वह होता है सही। अगला तत्सम शब्द है स्वामी, इसका तद्भव रूप होता है साईं। तत्सम शब्द होता है तत्सम शब्द क्या होता है तत्सम शब्द होता है स्वामी, इसका तद्भव रूप क्या होता है तद्भव रूप होता है साईं। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है धात्री, इसका तद्भव रूप होता है दाई। तत्सम शब्द क्या होता है तत्सम शब्द होता है धात्री, इसका तत्सम तद्भव रूप होता है धाई। इसी प्रकार से तत्सम शब्द है मातृस्वसा। तत्सम शब्द क्या है तत्सम शब्द है मातृस्वसा, इसका तद्भव रूप क्या होता है इसका तद्भव रूप होता है मौसी। तत्सम शब्द होता है मातृस्वसा, इसका तद्भव रूप क्या होता है इसका तद्भव रूप होता है मौसी। उसी प्रकार से अगला शब्द होता है दात्र। अगला शब्द क्या होता है दात्र, इसका तद्भव रूप क्या होता है इसका तद्भव रूप होता है दाऊ। दात्र माने क्या होता है देने वाला। दात्र माने क्या होता है देने वाला। दात्र माने क्या होता है
देने वाला। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है अगला तत्सम शब्द क्या है? तो अगला तत्सम शब्द है दुहित्री। दुहित्री का मतलब होता है, अगला तत्सम शब्द क्या है? दुहित्री। दुहित्री का मतलब होता है धीय। धीय माने क्या होता है? पुत्री। तत्सम शब्द होता है दुहित्री। तत्सम शब्द क्या होता है? तो तत्सम शब्द होता है दुहित्री। दुहित्री का मतलब होता है पुत्री, यानी जिसको हम लोग धीय कहते हैं। अगला तत्सम शब्द है गृह जामात्रिक। गृह जामात्रिक अगला तत्सम शब्द क्या होता है? अगला तत्सम शब्द होता है गृह जामात्रिक। तो हम लोग गृह का क्या तद्भव जानते हैं? गृह का होता है घर, जामात्रिक का मतलब होता है जमाई, यानी वह जमाई जो घर पर ही रहता हो, यानी ससुराल में निवास करता हो, उसको तत्सम शब्द में गृह जामात्रिक कहेंगे। जिसका तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव रूप होता है घर जमाई। तो हम लोगों ने आज की कक्षा में वस्त्र और आभूषण से संबंधित कुछ, या मान के चलिए 50 से अधिक तत्सम तद्भव शब्दों को पढ़ा। उसी प्रकार से सगे और संबंधियों के विषय में हम लोगों ने तत्सम शब्द के विषय में काफी अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को तत्सम और तद्भव शब्द का इस प्रकार से संकलन जो है वह पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से पुनः आग्रह है कि आप लोग अपने शब्दकोश को सुदृढ़ करते हुए उसको मजबूत बनाने के लिए अन्य स्रोत से भी, जो स्रोत विश्वसनीय है, उसमें से आप लोग और शब्दों को भी जोड़ लीजिएगा, ताकि आपका शब्दकोश काफी मजबूत हो जाए। इस प्रकार से हम लोग वर्गीकरण के आधार पर जब पढ़ेंगे, एक एक वर्ग के अनुसार तत्सम तद्भव शब्द को पढ़ेंगे हम लोग। इसी प्रकार से पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, सबको हम लोग इसी प्रकार से वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। तो हम लोगों को यह एक अंदाजा मिलता रहता है कि हमारा अध्ययन कार्य कहाँ तक पूर्ण हुआ है। नहीं तो हम लोग अल्फाबेट, चूंकि पुस्तकों में वर्ण के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार दिया हुआ है, तो हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द या किसी को भी पढ़ते जाएंगे तो हमको यह अंदाज नहीं लग पाता है कि हमारा अध्ययन कार्य कहाँ तक हुआ। तो इसी प्रकार से आप लोग लिखते जाइए और अन्य स्रोतों से भी क्या करिए कि अपने शब्दकोश को मजबूत करिए। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द के विषय में जो अन्य वर्गीकरण है उसके आधार पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस कक्षा को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब भी करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।